हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे। माय नेम इज़ मोहित। तो दोस्तों, आज हमने अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है साइंस की सीरीज़ का, जिसका नाम है मोशन। आपके एग्ज़ाम्स में दोस्तों इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से आते हैं। तो क्लास में बने रहना। ये चैप्टर हम दोस्तों एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में ये सारा चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो सबसे पहले दोस्तों, ये दो टर्म्स आती हैं इसमें, एक रेस्ट और मोशन। ये आपको पता भी होंगी वैसे, लेकिन साइंस की भाषा में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ओके जी। तो हम किसी भी बॉडी को रेस्ट में तभी बोलते हैं जब उसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेस्ट। और बॉडी को मोशन में तब बोलते हैं जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। ठीक है, उसे हम कह देते हैं मोशन। तो एक ये बात याद रखना जी, थर्ड पॉइंट इसका, कि मोशन इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। अब इसका क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू वो मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेन की बात करूँ, मान लो कि दो पर्सन्स हैं, वो ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, वो दोनों ट्रेन के अंदर हैं। तो वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू तो रेस्ट पर है, लेकिन अगर कोई इंसान बाहर खड़ा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू तो वो मोशन में है। तो इसीलिए कहा कहा गया है कि मोशन रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब हम उसे रिलेट कर सकते हैं, रिलेटेबल। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब हम पक्के तौर से नहीं कह सकते हैं। तो ये बात का कि याद रखना, ये आपको वो किसी न किसी यूपीएससी किसी न किसी क्वेश्चन में या लाइन में आपको ये अटका सकता है कि मोशन इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, ऐसे करके। तो याद रखना, मोशन इज रिलेटिव। मोशन को हम रिलेट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, पक्का उसे हम नहीं बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी आपकी, मैग्नीट्यूड तो है बट नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेंगे वैसे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बात पता होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। स्केलर जिनका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस क्या है जी? डिस्टेंस है आपकी स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये जगह से ये जगह पे जाना है। डिस्टेंस तो बहुत है, डिस्टेंस तो बहुत तरीके हो जाएंगे। मान लो पहले मैं यहाँ जाऊँ फिर यहाँ जाऊँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। लेकिन ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो सिर्फ एक ही है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारे क्या हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्केलर क्यों है? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है और एक ये भी रास्ता है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से चलकर यहीं पे वापस आ जाऊँ तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि मैं ए से चला हूँ, ए पे ही आ गया हूँ। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? वेलोसिटी का मतलब ही बेसिकली वो होता है कि एक उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी किसी स्पीड पे जा रही है, उसी को हम सिंपल भाषा में वेलोसिटी बोलते हैं।
ठीक है। तो वेलोसिटी एक तरह की स्पीड ही होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन है, उसको हम कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, बेसिकली उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ भी रखा था कि व्हेन ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन में था, एक ऑप्शन थी आपकी वेलोसिटी, रब कर दूं उसको, एक ऑप्शन थी आपकी वेलोसिटी, एक ऑप्शन थी आपकी एक्सेलरेशन, एक ऑप्शन थी आपकी मोमेंटम, और एक ऑप्शन था आपका किनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों ध्यान से ये सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक को समझ लेना एक बार। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे जा रही है, उसके हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आप ये डायग्राम में देखोगे, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। तो वेलोसिटी तो कभी आंसर नहीं हो सकता। वेलोसिटी अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी गलत था। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था? काइनेटिक एनर्जी इसका आंसर था। ठीक है जी, तो ये बात का ख्याल रखना, व्हेन ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन सर्कुलर मोशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, द बॉडी सेड टू बी एक्सेलरेटेड। अब चलते हैं आगे। बाकी जो ये डेफिनेशन है, ये मैंने इसकी सारी यहाँ पर स्लाइड में लिख दी। अब उसके बाद बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है जी, देखते हैं। फोर्स इज दैट कोज विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑन ए बॉडी विच इट एक्ट्स। ठीक है, सीधी सी बात करें तो पुश और पुल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है जी? फोर्स भी बेसिकली आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही है, ये बात भी याद रखनी है। तो पहले के एग्जाम्स में ना आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन कम आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर या वेक्टर, लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब फोर्स की एसआई यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, वो क्या? न्यूटन। तो जो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लॉ के बारे में लिखी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेस पे लिखी, जो आज हम करेंगे। एफ फिजिकल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होती है आपकी बेसिकली फोर्स। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है जी। सीजीएस में दोस्तों इसकी यूनिट होती है, ये एसआई सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है डाइन, DYNE। तो याद रखना, एक न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन होते हैं। ये रिलेशन पेपर में पूछा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁻⁵ डाइन होते हैं। अब हमने दोस्तों न्यूटन के कुछ लॉज पढ़ने हैं। टोटल 3 लॉज हैं, बारी बारी से हमने इन सभी को करना है। तो सबसे पहला आता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन में रहेगी, अनटिल और अनलेस हमने कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी है। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन, ये मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। अब बात करते हैं इनर्शिया। अनर्शिया का जो जिक्र है बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दोस्तों किया गया था। अब हमने इसी को देखना है क्या। अनर्शिया कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट द इनकैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मूव बाय इटसेल्फ। तो मेरा सीधी भाषा में कहने का मतलब ये है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी का नाम जो है उसे हम कहते हैं अनर्शिया। तो जो न्यूटन्स का पहला लॉ था उसने इनर्शिया को ही डिफाइन किया है। ठीक है, ये बात भी याद रखना, फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया बेसिकली दोस्तों दो तरह की होती है। पहला होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है?
अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। फॉर एग्जांपल जब आप हैंगिंग कारपेट को किसी स्टिक के साथ बीट करते हो तो जो वो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारपेट जब रेस्ट पे होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी आपके रेस्ट में होते हैं, लेकिन जैसे आप उसको स्टिक के साथ बीट कर रहे हो तो जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं। मोशन में आने की वजह से वो उससे अलग हो जाते हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है कि जब भी ट्रेन, आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा भी होगा कि जब जो हमारी ट्रेन है वो सडनली स्टार्ट करती है, ठीक है, सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, जो जो पैसेंजर होता है इट्स टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, तो हमें पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? क्योंकि जब ट्रेन रेस्ट पे है हमारी बॉडी भी रेस्ट पे होती है, लेकिन जैसे ट्रेन मोशन में आई हमारी बॉडी तब भी रेस्ट में होती है, उसे मोशन में आने के लिए कुछ सेकंड का टाइम लगता है, उतनी देर में हमें जर्क लग जाता है बैकवर्ड्स। ये भी क्यों हुआ? ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनर्शिया ऑफ मोशन की। अनर्शिया मोशन हमारा क्या कहता है? अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी अनटिल और अनलेस हमने कोई फोर्स उस पर लगाई है ताकि वो रुक जाए। फॉर एग्जांपल इसकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हेन ए पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन ही फॉल्स डाउन, ठीक है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि मूविंग ट्रेन से कभी भी बाहर मत आओ, ठीक है, उसे एक बार प्रॉपर रुकने दो। क्यों? क्योंकि बॉडी जो होती है हमारी होती है रेस्ट में। तो जो ये हमारी जब ट्रेन चल रही होती है बेसिकली वो होती मोशन में। जैसे हम उसके अंदर हैं तो हमारी बॉडी भी क्या होती है? मोशन में। लेकिन हम एकदम से रेस्ट में आने की कोशिश करते हैं तो अपर पार्ट ऑफ द जो बॉडी है वो मोशन में रह जाती है, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होती है? वो एकदम से रेस्ट के आने की वजह से हमारा इम्बैलेंस हो जाता है और हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्यों हुआ? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसकी एग्जांपल अगर आपने पिछले एग्जांपल के साथ कोरिलेट करनी है तो वो भी देख लो। ये वाली ये होगी आपके थर्ड कि व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर लीन्स फॉरवर्ड, ठीक है। जब कोई चलती गाड़ी एकदम से रुकती है तो हमें एक झटका लगता है आगे की तरफ, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जब कार आपकी चल रही होती, कार मोशन में है, आप अंदर बैठे हो आप भी मोशन में, लेकिन जो कार है वो एकदम से रुकी, ठीक है जी। तो कार तो रेस्ट में आ गई लेकिन जो हमारी बॉडी है उसको रेस्ट में आने के लिए कुछ समय लगता है, उतनी देर में हमें जर्क लग जाता है, लेकिन इस कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और इसकी एग्जांपल ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है, एन एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। क्यों जी? लॉन्ग जंप आपने देखा होगा कि जो भी ये एथलीट्स लॉन्ग जंप लेते हैं तो वो पहले एक बहुत ही लंबा रन अप लेके आते हैं और उसमें वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं। क्यों? ताकि उनकी जो बॉडी है वो मोशन में आ जाए, ताकि इसकी वजह से क्या होगा? वो बहुत लंबी जंप लगा पाएंगे। तो ये भी क्यों हुआ? ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है जी। तो ये एक बात याद रखना कि न्यूटन्स का जो पहला लॉ है ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है। सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए पहला लॉ डेफिनेशन बताता है फोर्स की, इसमें कंफ्यूजन आप लोगों ने नहीं क्रिएट करनी है। अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ समझने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। तो मोमेंटम है क्या? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो मोमेंटम भी क्या है? याद रखना ये एक बात, मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल भी देखी है, ये आपने देखा भी होगा कि जो ये कराटे प्लेयर होता है ये पाइल्स ऑफ टाइल्स कैसे तोड़ देता है? क्यों? क्योंकि ये करेगा क्या? ये लार्ज फोर्स को बहुत ही कम समय में लगा देगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है और इसकी वजह से वो सारी की सारी टाइल्स को तोड़ देता है। ये बेसिकली सेकंड लॉ के बेस पर ही काम कर रहा है। कैसे कर रहा है अभी हम इसको समझेंगे। तो फिर फिलहाल आपको मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। आगे न्यूमेरिकल्स में भी इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी, ये बात याद रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड विल टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। ठीक है,
तो ये मोमेंटम जो होगा आपका उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी। तो ये आ गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ। तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अब हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है बेसिकली, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो मास मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी मेरा क्या आ गया, a। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जब हमने साइन निकालना है तो मैंने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जिसका नाम है k, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब ये मेरे को साइन हटाना है तो मैंने ये कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k। तो k की वैल्यू आपने एक मान ली, तो ये आपका रिलेशन ड्राइव हो गया। F इज इक्वल टू एम ए, मतलब F फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक बात का और ख्याल रखना कि जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वैसे मैंने लिखा भी होगा आगे, लेकिन आप ये अभी याद रख लेना कि ये बताता है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहला लॉ क्या बताता था, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, लेकिन जो ये सेकंड लॉ है ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अब हमने दोस्तों कुछ इसकी एग्जांपल्स देखनी, जैसे हमने पहले लॉ की देखी थी, अब सेकंड लॉ की भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखनी है। पहली एग्जांपल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वाइल कैचिंग ए बॉल द क्रिकेटर विदड्रॉज हिज हैंड्स अलोंग द बॉल। ठीक है, ये आपने बात देखी भी होगी, जब कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है वो बेसिकली क्या करेगा, अपने हाथों को, दोनों हाथों को पीछे की तरफ करेगा। वो ऐसा क्यों करता है, ताकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाए। देखो सीधी सी बात याद रखना, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, तो वो बॉल इजीली कैच कर लेगा। क्योंकि मेरे को पता है ना मेरा रिलेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, और नीचे क्या था आपका, टाइम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो मेरे को पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी फोर्स क्या लगेगी, कम। तो अगर फोर्स कम लगेगी तो आप इजीली बॉल को कैच कर लोगे। अब देखते हैं अगली एग्जांपल। अगली एग्जांपल क्या है, एन एथलीट ऑफन लैंड्स ऑन सैंड आफ्टर टेकिंग ए हाई जंप। ठीक है, क्यों, इस केस में भी सेम बात है, जब ये हाई जंप या लॉन्ग जंप लेते हैं तो जो वो नीचे वाली सैंड होती है वो थोड़ी सी लूज रखी जाती है। क्यों, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा और फोर्स कम लगेगी, फिर आपके फ्रैक्चर होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये बात भी याद रखना। तीसरी बात, व्हेन ए ग्लास वेसल फॉल्स ऑन द हार्ड फ्लोर इट ब्रेक्स। क्यों, ठीक है जी, वो क्यों ब्रेक कर जाता है, क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कम, फोर्स ज़्यादा लगी और वो टूट जाएगा। ठीक है, अगर वो कारपेट पे गिरेगा नहीं टूटेगा, क्यों, टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो फोर्स कम लगेगी, फिर वो बच जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता भी दी है कि न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेकंड लॉ है वो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ख़त्म करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ दोस्तों क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो सीधी सी बात याद रखना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसकी परफेक्ट एग्जांपल क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ की, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन रिकॉइल्स। ठीक है, वो गन पीछे की तरफ आती, क्यों, जो बुलेट उससे बाहर आ रही है वो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन है, तो रिएक्शन उसका कहाँ आया, पीछे की तरफ। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आपने गन को शूट करना है तो उसको फर्मली पकड़ के रखो, नहीं तो आपके फ्रैक्चर आ सकता है शोल्डर में या आर्म में, क्योंकि सडन जर्क लगेगा। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों, जब हम चलते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारा फुट है वो बेसिकली क्या करता है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। इन रिटर्न जो हमारा नीचे वाला पाँव है वो नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है। इन रिटर्न द फ्लोर पुशेज अस अपवर्ड। ठीक है, वो रिएक्शन दे रहा है और इसीलिए हम ग्रेविटी की वजह से चल रहे हैं।
ठीक है जी। तो ये भी इसी की एग्जांपल है। तीसरी इसकी एग्जांपल क्या है? तीसरी इसकी एग्जांपल है कि व्हेन अ पर्सन जंप्स आउट ऑफ ए बोट, ठीक है, जब ये पर्सन, मान लो ये आप ये डायग्राम में देखो, जब आप बोट से बाहर आ रहे हो, हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेकिन द बोट इज पुश्ड बैकवर्ड्स विद द फीट, ठीक है, जो ये हमारे फीट है ये बोट को क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं और हम आगे की तरफ आते हैं। ये भी क्या, यहाँ पर भी हमने क्या किया, न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया है, ठीक है। कैसे? जो फुट है बेसिकली वो बोट को पीछे की तरफ धकेल रहा है, इन रिटर्न बोट जो है वो इंसान को आगे की तरफ धकेल रही है। तो यहाँ पर भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ ही बेसिकली लगा है, जिसे कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोस्तों सीधी सी बात पेपर में कई बार आ जाती है, वो आपसे एग्जांपल पूछ लेगा कि वाइल कैचिंग ए बॉल द क्रिकेटर विदड्रॉज हिज हैंड्स अलोंग द बॉल इज बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसकी ये भी एक एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ, वैसे ही एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, लेकिन ये थर्ड लॉ की ही एग्जांपल है, ठीक है। अपलिफ्टिंग ऑफ रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन्स, वो भी आपकी इसी की एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जो कि थर्ड लॉ पे ही बेस्ड है, ठीक है। इसमें देखो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको पता है कि जब ये रॉकेट इंजेक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा गैसेस को रिलीज करता है नीचे की तरफ, ठीक है, वो उसने कर दिया एक्शन, इन रिटर्न नीचे से ऊपर की तरफ क्या लग रही है, फोर्स, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन, तो रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो अपलिफ्टिंग ऑफ रॉकेट इज आल्सो बेस्ड ऑन बेसिकली आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ पे ही वो काम कर रहा है। तो ये थे दोस्तों आपके तीन लॉस, तो आपको ये बेसिक्स ही पता होने चाहिए, बाकी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब हमने करना है दोस्तों मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स को बेसिकली हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में इसे कहते हैं हम टॉर्क। तो बेसिकली ये है क्या, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट। पाइवट क्या होता है, आपका सेंटर पॉइंट हो गया एक तरह का, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या, न्यूटन, दूरी की क्या होगी, मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट हमारी क्या बनी, न्यूटन मीटर। तो ये भी याद रखना, इट इज़ जस्ट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। जब आप मान लो कोई बोतल का ढक्कन खोल रहे हो, ये भी बेसिकली आप इसी की मदद से ही खोल रहे हो। और इसकी एग्जांपल क्या है बेसिकली, ठीक है, जब आप डोर को ओपन या क्लोज कर रहे हो, इसकी एग्जांपल भी देखो, जब आप किसी डोर को ओपन या क्लोज कर रहे हो तो आप बेसिकली जो फोर्स लगाते हो, तो आपने देखा भी होगा कि जो ये डोर का हैंडल है वो परपेंडिकुलरली लगा होता है किसके, हिंजिस के, ठीक है। जो ये दीवार में कब्जे लगे होते हैं उसके ठीक परपेंडिकुलरली आपका हैंडल क्यों लगाते हैं, हैंडल ऊपर और नीचे भी तो लगा ही सकते हैं ना, लेकिन बीच में क्यों लगाते हैं बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर आपका जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। जो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पाइवट पे मैक्सिमम होगा, इसीलिए वो वहीं पे एग्जैक्टली लगाते हैं आपके कारपेंटर, ठीक है। वो भी आपके मूवमेंट ऑफ फोर्स की ही एग्जांपल है टॉर्क। आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये इसकी एसआई यूनिट क्या है, वो कि जो जो कि है न्यूटन मीटर। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ जी, भी इक्विलिब्रियम क्या है बेसिकली, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन मानी जाती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल है, ठीक है जी। ये बेसिकली दो कंडीशन इसमें रिक्वायरमेंट होती, पहली क्या है, बैलेंस ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए, ठीक है, कि जो वो बॉडी है वो उसको, जो ये फोर्स है वो बेसिकली उस बॉडी को एसेलरेट या डी एसेलरेट ना करे, ठीक है जी। तो याद रखना ये बैलेंस ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए और बैलेंस ऑफ मूवमेंट्स भी होनी चाहिए, जो कि उससे रोक सके ताकि वो जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो रोटेट ना कर सके, ठीक है। सीधी सी बात याद रखना, जो कि बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, क्योंकि वो बॉडी स्टेबल है। उसी को हम बेसिकली सिंपल भाषा में इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, बॉडी कोई रेस्ट में है या खड़ी बॉडी है, ठीक है जी, तो वो उसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसे कहते हैं स्टैटिक
इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चाहे वो ट्रांसलेटरी है, ट्रांसलेटरी का मतलब होता है सीधा, रोटेशनल का मतलब होता है गोल चक्कर, ठीक है जी। तो ये चाहे वो ट्रांसलेटरी है, ट्रांस और चाहे वो रोटेशनल है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनामिक का मतलब मूवमेंट, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। आगे का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? एक तरह का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है? इट इज जस्ट द फोर्स which opposes the relative motion of one body over another। ठीक है, आपको जस्ट एक डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, बाकी डेफिनेशन को रटने मत बैठ जाना। ठीक है, मान लो ये येलो वाला मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मैंने इसको इस तरफ से फोर्स लगाई, ठीक है, ये पुशिंग फोर्स होगी। इस तरफ ये ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया। तो जो ये नीचे से फोर्स लगेगी ग्रेविटी की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं जी। ठीक है, आज हमने यही देखना है कि इसके फ़ायदे कैसे हैं और इसके नुकसान कैसे हैं। ठीक है, नुकसान तो आपको देख के पता लग ही रहा है, उतनी ज़्यादा फोर्स लगी जाएगी जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पर पैदा होती रहेगी, तो ऑब्जेक्ट को मूव कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, इसी को हम बेसिकली कहते हैं फ्रिक्शन। ये बेसिकली तीन तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक, स्टैटिक हो गया जो हमने अभी एग्जांपल करी थी, ठीक है जी, तो ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है वैसे। एक होती है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब क्या है? ये कुछ फोर्स आपकी कुछ स्लाइड फॉर्म में लग रही है, ठीक है, टिल्टेड है। तीसरा आपका होता है रोलिंग, रोलिंग में जैसे ये बॉल रोल कर रही है, तो आपको ये इनके बारे में जस्ट एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो आपको एग्जाम में वो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी, याद रखना जी स्टैटिक, उससे कम स्लाइडिंग, सबसे कम रोलिंग। तो आपके एग्जाम्स में दोस्तों ये यहाँ से मैंने देखा क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट सा आया हुआ था, इलॉजिकल सा था वो क्वेश्चन, लेकिन वो आता जरूर है कि इफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट वांट्स टू मूव ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस हाउ ही कैन मूव्स, बाय रोलिंग, बाय स्लाइडिंग, बाय इन द स्टैटिक फॉर्म और बाय स्नीजिंग। तो उसका आंसर होता है बाय स्नीजिंग। या प्रीवियस ईयरली चेक करना, जब हम अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रीवियस ईयर में, तब आपको बताऊंगा भी। तो ये क्वेश्चन उसने यहीं से पूछा हुआ था इनडायरेक्टली। तो जो ये स्नीजिंग है, ये बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेस पे आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा इलॉजिकल था, तो याद रखना इसका आंसर बाय स्नीजिंग था, जो आपके एग्जाम में आ भी रखा था। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अगर हम दोस्तों कुछ पहले फ्रिक्शन के एडवांटेजेस की या डिसएडवांटेजेस की बात भी कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन हम चल नहीं सकते जी, पहला बात तो यही है। पहले एडवांटेजेस कुछ मेरे बात सुनो, एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, वी कांट वॉक, पहला तो इसका यही एडवांटेज है। दूसरा क्या है? ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकते अपने हाथ में, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है। तो ये हो गए इसके कुछ एडवांटेजेस। ठीक है, हम किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस की बात करें, वियर एंड टीयर हो जाता है मशीन पार्ट्स में। ठीक है, जैसे आपको पता है ये घिसाई हो रही है यहाँ से नीचे से, तो बॉडी ख़राब हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से हीट भी पैदा होती है। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है, जैसे अब मेरे को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट का मूव कराना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। ये जस्ट आप सुन लो, पेपर में आपसे वो नहीं पूछ सकता है। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों लिवर। लिवर से इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से इस टॉपिक से उसने क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। लिवर बेसिकली होता क्या है दोस्तों? इट इज जस्ट द स्ट्रेट और बेंट रोड कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं फलक्रम। ठीक है, लिवर के बेसिकली दोस्तों तीन हिस्से होते हैं, एक होता है फलक्रम, एक होता है एफट आर्म,
एक होती है आपकी लोड आर्म। तो फलक्रम से लेके एफर्ट तक की दूरी को एफर्ट आर्म बोल देते हैं। फलक्रम से लेके लोड तक की दूरी को हम बेसिकली लोड आर्म बोल देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ इसकी। मान लो सी सॉ के एग्जांपल ही ले लें। ठीक है, जो ये बीच वाला हिस्सा होगा इसे हम कहते हैं फलक्रम। तो ये वाला हो गया मान लो लोड। तो लोड से लेके फलक्रम तक की दूरी को हम क्या कहेंगे बेसिकली, लोड आर्म। तो मान लो यहाँ पर मैंने लगाया एफर्ट नीचे की तरफ, तो ये होगी मेरी एफर्ट आर्म। फलक्रम से लेके एफर्ट तक की दूरी को हम बेसिकली क्या कहेंगे, एफर्ट आर्म। तो अब हमने दोस्तों इसकी कुछ एग्जांपल्स देखनी है जहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली दोस्तों लिवर की तीन क्लास होती हैं। एक होती क्लास वन लिवर, एक होती क्लास टू लिवर, एक होती क्लास थ्री लिवर। क्लास वन लिवर में क्या होता है, फलक्रम आपका बीच में होता है, लोड एक तरफ होता है, एफर्ट आपका एक तरफ होगा। क्लास टू लिवर में क्या होगा, आपका लोड बीच में आ जाता है, फोर्स एक तरफ चली जाती है और फलक्रम आपका एक तरफ चले जाता है। अगर मैं क्लास थ्री लिवर की बात करूं तो जो आपका एफर्ट है वो बीच में आ जाता है, फलक्रम यहाँ आ जाता है और लोड आपका एक तरफ जा जाता है। इसको याद करने का तरीका आप ये निमोनिक याद रखना, अगर आपको पेपर में कन्फ्यूजन आ जाए। फ्ली, FLE। ठीक है, पहले में फलक्रम बीच में, दूसरे में लोड बीच में, तीसरे में एफर्ट बीच में। तो ये आपको पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि कौन से केस में फलक्रम बीच में होता है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो एग्जाम्पल्स तो आप इजीली कर लोगे। तो इसको याद करने के लिए आपने याद रखना फ्ली। ठीक है, F से फलक्रम, L से लोड, E से एफर्ट। सबसे पहले हमने क्लास वन लिवर की कुछ एग्जांपल्स को देखना है। पहली इसकी एग्जांपल तो आपको पता है बेसिक सी क्या है, सीसॉ। ठीक है, सीसॉ इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्लास वन लिवर। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, सीजर। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्रोबार। और अगर मैं क्लास टू की बात करूं, हाँ जी भी क्लास टू में कौन कौन सी आएंगी, एक आती इसमें जैसे ये डायग्राम बना रखी व्हील बैरो। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन के टाइम ये जो मेसन होते हैं या लेबर के वर्कर्स होते हैं वो बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फलक्रम क्या होगा इसका, टायर। ठीक है, लोड बीच में कैरी होता है और यहाँ से वो एफर्ट लगा के उसको उठाता है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन ही तो फॉलो हो रही है। ठीक है, अगर पेपर में कुछ ऐसा आ जाए तो ये अपना लॉजिकली लगाना। ठीक है, लॉजिक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप तो आप आंसर इजीली अपना निकाल लोगे। तो लोड बीच में आ गया, फलक्रम एक तरफ, एफर्ट या फोर्स आपकी एक तरफ आ गई। तो ये आपकी कौन सी होगी, क्लास टू लिवरेज। ठीक है, ये हो गया व्हील बैरो। और इसकी एग्जांपल बताओ, जो बोतल ओपनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोतल ओपनर भी आपकी इसी की एग्जांपल होगी। और इसकी एग्जांपल अब देखते हैं, नट क्रैकर भी इसी की एग्जांपल है। ठीक है, नट क्रैकर बेसिकली कुछ इस फॉर्म का होता है। ये क्या हो गया इसका फलक्रम, बीच में क्या होता है, लोड। ठीक है, जहाँ पर आपने नट रखना है यहाँ पर आपने क्या लगानी है, बेसिकली फोर्स। तो नट क्रैकर भी आपका आ गया सेकंड क्लास में। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, ओ आर ऑफ ए बोर्ड। ठीक है, ठीक है, ओ आर क्या होता है, चप्पू एक तरह का। तो इसकी एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ओ आर ऑफ ए बोर्ड, जैसे आप चप्पू चला रहे हो तो वो बेसिकली क्लास टू लिवर की ही एग्जांपल है। अब क्लास थ्री लिवर की भी देख लेते हैं। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है फायर टोंग्स। ठीक है, फायर टोंग्स बेसिकली क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक जिससे आप चपातियाँ नहीं बनाते, वो लोहे का जो होता है जिसे हम चमटा भी कहते हैं, वो बेसिकली क्लास थ्री लिवर की ही एग्जांपल है। और ब्रेड नाइफ या नाइफ सिंपल, वो भी इसी की एग्जांपल है। ठीक है, बीच में फोर्स हो गया, आपके एफर्ट लगाओगे, एक तरफ लोड हो जाएगा और जो आपका आर्म होगा वो एक्ट करेगा एज ए फलक्रम। तो ये भी आपने दो एग्जांपल इसकी ये भी याद रखनी है। अगर आपने जॉइंट की एग्जांपल लेनी है तो वो भी देख लो। ठीक है, फुट की एग्जांपल होगी आपकी क्लास टू लिवर में, शोल्डर की एग्जांपल होगी आपकी बेसिकली क्लास थ्री लिवर में। ठीक है,
और अगर वैसे ही आपका शोल्डर वगैरह या नी वगैरह हो गया, वो आपकी एग्जांपल होगी क्लास 1 लीवर की। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सीसॉ, सीजर, बोतल ओपनर और ये ओ आर ऑफ ए बोट जैसे आपके पेपर में आ रखे हैं, तो इनको ध्यान से करके जाना। अगर उसने डेफिनेशन पूछ ली तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमने दोस्तों बेसिकली लास्ट टॉपिक करना है इस चैप्टर का, जो है कि है प्रोजेक्टाइल। तो बेसिकली दोस्तों प्रोजेक्टाइल है क्या? तो मान लो अगर मैंने किसी बॉडी को किसी ग्रेविटी के अंडर में फेंका है, आपको पता है कि वो बॉडी जो है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आएगी अगर उसमें कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का भाव ये है, अगर आपने मान लो किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया तो वो सीधी आएगी ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाइए, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ग्रेविटी, अगर उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो आ जाए, तो जो वो बॉडी है वो बेसिकली सीधी नहीं जाएगी, वो कुछ पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, कुछ इस तरह का। मान लो मैंने यहाँ से किसी बॉल को फेंका, वो सीधी नहीं जाएगी, वो ऐसे कर्व्ड शेप में जाएगी। इसी को हम कहते हैं पैराबोला, और जो ये पाथ फॉलो कर रहा है इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो अब हमने दोस्तों इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में करना है कि ये क्या कुछ होता है। तो डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ से मैंने जस्ट आपको इसकी डेफिनेशन को समझाना था कि ये है क्या, बेसिकली प्रोजेक्टाइल है क्या। देखो भी ये डायग्राम सारे। ठीक है, अगर मैंने इसको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूँ, मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, या मान लो यहाँ से मैंने किसी फुटबॉल को किक किया है, तो वो ये कर्व्ड फॉर्म में जाएगी। ये कर्व्ड फॉर्म को ही हम बेसिकली पैराबोलिक पाथ कहते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है साइन थीटा। साइन थीटा हेल्प्स इन बैलेंसिंग, और कॉस थीटा हेल्प्स इन मूवमेंट। तो जो ये बॉडी आपकी आगे की तरफ जा रही है वो बेसिकली आपकी कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से ही जा रही है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल क्या है? ठीक है, जो बुलेट शूट फ्रॉम द गन, याद रखना भी ये बात शायद आपको ना पता हो, जो गोली चलती है किसी बंदूक से, तो वो बेसिकली कभी भी सीधी नहीं जाती है, वो हमेशा पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हवा में डिफरेंट तरह की फोर्सेस लग रही हैं, तो वो कभी भी सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी सी कर्ड फॉर्म में जाती है। वो भी इसी की एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, द मोशन ऑफ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन फाइटर जेट या एरोप्लेन, वो भी इसी की एग्जांपल है। और द मोशन ऑफ द रॉकेट आफ्टर बर्नआउट, ठीक है, वो भी कभी सीधा नहीं आएगा, कर्व्ड पाथ में ही आएगा, वो भी आपकी इसी की एग्जांपल है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने अपने क्लियर करनी है, जैसे कि ये लिखी हुई एक रेंज। रेंज क्या होती है? बेसिकली कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। ठीक है, ओ से लेके बी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? हमारा होता है रेंज। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर देखना है तो वैसे देख लो, एग्जाम में वैसे आएगा नहीं। u इज इक्वल टू यू स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, थीटा आपका ये है, ये वाला एंगल हो गया एक्स एक्सिस के साथ, जी क्या है? आपकी ग्रेविटी। तो ये रेंज का फॉर्मूला याद रखना अगर पूछ ले। ठीक है जी, अब एच क्या है? मैक्सिमम हाइट, इसे कहते हैं कैपिटल एच। ठीक है, यहाँ से लेके बेसिकली यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली एच इज इक्वल टू यू स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन 2g, नीचे 2g आएगा, ये होगी आपकी मैक्सिमम हाइट। अब आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, ओ से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगा है, इसे हम कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारा? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। हाइट का क्या है? यू स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन 2g। रेंज क्या है? यू स्क्र साइन 2 थीटा है ये। ठीक है, साइन स्क्र नहीं है, ये साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो अगर ये फॉर्मूले आपसे वो पूछ ले तो आप इजीली बता सकते हो, वैसे ही पूछेगा नहीं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, साइन थीटा कोस थीटा क्या है। तो दोस्तों अब हमने लास्ट टॉपिक करना है न्यूमेरिकल्स कुछ।
फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म है, बस इतना कर जाना बहुत है। तो दोस्तों ये बचपन में आपने क्लास नाइन्थ में करी भी होगी, ये तीन हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ड्राइव तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं सीधा आपको न्यूमेरिकल पे ले जाऊंगा। तो जिनको नहीं पता है ये तीन इक्वेशन, ये पहले तो ये तीन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए पक्की, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। v यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है, टाइम। s क्या है, डिस्टेंस। a क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिख लो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये तीनों फॉर्मूले दोस्तों रट लो, सीधे पेपर में आ भी सकते हैं, एयरफोर्स एक्स वाई, एफ कैट, सी डी एस, एस एस सी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में आ रखे हैं ये। तो ये आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए तीनों, और न्यूमेरिकल भी आपके इसी से ही निकलेंगे। अब हमने दोस्तों एक दो न्यूमेरिकल करने हैं, बाकी न्यूमेरिकल आप अपने बुक से कर लेना, एक दो प्रैक्टिस, वैसे इतने बहुत हैं, एक दो जो मैंने करवाने हैं आपको यही कर लेना चाहे बहुत है, ठीक है। हाँ जी, पढ़ो भी सारे न्यूमेरिकल। पहला, एक कार एसेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। तो सीधी सी बात पूछी हुई, कैलकुलेट द एसेलरेशन, ये तो कुछ भी नहीं है। एसेलरेशन हमें पता कैसे निकालना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल कितनी दे रखी है, 36, ठीक है जी। तो इनिशियल कितनी दे रखी है, 18, और टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड। ये बात का ख्याल रखना दोस्तों, जो ये टाइम है ये सेकंड्स में है, जो ये मेरी स्पीड है वो बेसिकली किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो नीचे यहाँ तो 5 को 60 के साथ और 60 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, ठीक है। यहाँ इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। तो जैसे कि हमें देख रहे हैं कि मेरा आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा है, तो हमें ऊपर वाली को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे वाले टाइम को 5 के 5 ही रहने दिया, ऊपर मेरा क्या आ गया, 18। मेरे को पता है जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से करना है तो 5 इंटू 18 करते हैं हम, 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कट गया आपका, 5 के साथ 5 कट जाएगा, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, याद रखना जिनको नहीं पता है। तो ये मेरा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब मेरे को क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अब दोस्तों एक बात का और ख्याल रखना, अब आप कहोगे कि सर डिस्टेंस निकालनी है तो कौन सा फार्मूला लगाएं, ये दूसरे वाला लगाएं कि तीसरे वाला लगाएं। तो दोस्तों ये आपने आपने जो क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको दे रखी हैं उसके बिहाफ पे आपने डिसाइड करना कि कौन सा फार्मूला आपका अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे देखा कि दूसरे वाला लगा लेते हैं, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर वाला, हमें स्केयर वगैरह भी ना करनी पड़ेंगी। देखो भी, u हमें दे रखा है, u क्या दे रखा है हमें, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको पहले कन्वर्ट ही कर लो, मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, ये मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीटर पर सेकंड में आ गया ये 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास u की वैल्यू क्या आ गई, 5, टाइम दे ही रखा है 5 सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन मैंने निकाल ली है 1 है, टाइम मेरे को दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। तो इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, 5 इंटू 5 यहाँ 25 प्लस 12.5, जो के बराबर आया 37.5 मीटर के, ठीक है। यूनिट्स चेक कर लेना, अगर सेकंड में है तो ये मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए,
ठीक है, सीधी सी बात याद रखना, जब किलोमीटर पर आर को आप लोगों ने बेसिकली मीटर पर सेकंड में करना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 में। तो ये बात भी याद रखनी है, तो मैंने यहाँ पर यही किया था बेसिकली, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। देखो सिंपल उसी के लिए है जिसको फॉर्मूला पता है, जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता उसके लिए तो ये न्यूमेरिकल मुश्किल है भी। ठीक है जी, तो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, ये 3 इक्वेशंस तो आपको रटी होनी चाहिए। हाँ जी भी, देखो आगे। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी होती है ना उसको आराम से लिख लिया करो, जीएस में आपके पास बहुत टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ब्रेक्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेंगी मोशन में। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, तो टाइम कितना दे रखा है दोस्तों मेरे पास, टाइम दे रखा है जी 2 सेकेंड। यूनिट सेम है, अच्छी बात है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो मेरे को निकालना क्या है, एस। तो एक बात दोस्तों ध्यान से देखो, ना ही मेरे पास v की वैल्यू है ना ही मेरे पास u की वैल्यू है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो ये तो ना ही सेकंड लगेगा ना ही थर्ड लगेगा। तो दोस्तों यही हमने वहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना होता है बेसिकली। हाँ जी भी, हमने अब s निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे को s का फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एस निकालना है, टी मेरे पास दे रखा है वेरी गुड, ए भी दे रखा है वेरी गुड 6। तो मेरे को यू की वैल्यू चाहिए, पहले यू निकालना पड़ेगा। तो मैंने पहले नंबर का फॉर्मूला लगाया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ जी, ध्यान से समझना। अब v मेरे को दे रखा है क्योंकि जब आपने ब्रेक्स लगाई आपको पता है कि जो मेरी गाड़ी है वो तो रुक जाएगी, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। u मेरे को निकालना है, एसेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो याद रखना भी, ये बात मैं थोड़ी सी बतानी भूल गया, अगर एसेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव एसेलरेशन या उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या नेगेटिव एसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी की स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर कम कर रहे हैं तो एसेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये -6 आएगा, तो मेरे पास एसेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, -6। टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। तो यहाँ से मेरे पास दोस्तों सॉल्व करने के बाद 0 इज इक्वल टू यू -12 आ गया। तो u की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 12 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट अब आपने वैल्यू पुट्टी तो करनी, इसमें कर दो पुट। u की वैल्यू क्या है, 20, t की वैल्यू क्या है, 2, हाफ आपको वैसे रहेगा। एसेलरेशन कितनी है, -6। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और टाइम कितना दे रखा है, 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 × 2, सॉरी ये 12 आया, 20 नहीं 12 आया। ठीक है, तो 12 × 2 24, ये 2 के साथ 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 6 × 2 करो। ठीक है, 6 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ 4 है ना बेसिकली, ये 2 के साथ 2 कटेगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 12 और साथ में लगेगा माइनस, तो 24 - 12 मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, ये टी का स्क्वायर था तो यहाँ 4 आएगा बेसिकली। तो जो मेरे पास डिस्टेंस निकल के आई वो क्या निकल के आई, 12 मीटर। तो इसका मतलब क्या वैसे 12 मीटर का, कि ब्रेक लगाने के बाद 12 मीटर के बाद गाड़ी रुकी है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो जो आपके गाड़ी आगे जा रही है उसके बीच में गैप रखो। क्यों, क्योंकि जब आप ब्रेक लगाओगे तो एकदम से कार नहीं रुकती है, वो थोड़ा सा समय लगता है, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप रखना चाहिए टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट।
तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर मोशन। इतना कर जाना बहुत है। ठीक है। मेरी एक और बात याद रखना, लेस इज मोर वाली। ठीक है, कम पढ़ना है और मैक्सिमम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है आपने। यही एक तरीका है पेपर निकालने का, और दूसरा तरीका कोई भी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आपको एग्ज़ाम टाइम में जाके याद ही नहीं रहेगी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम करके जाओ, लेकिन वो चीज़ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और उसकी मल्टीपल रिवीजन करके जाओ। फिर आपका एग्ज़ाम जो है पक्का क्लियर हो जाना है। यही एक तरीका है। ठीक है, और कोई स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं करनी। ठीक है। तो थैंक यू। आपका ये मोशन चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब हमने कल को करेंगे, हम अगली क्लास में करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वो भी एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी यही कोशिश हो रही है कि जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं वो मैं आपके एक ही क्लास में ख़त्म कर दूं। ठीक है, कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेशन में बता देना। बाकी थैंक यू, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।